All right, so we are going to start uh, the master class about electricity and circuits. And first of all, we will discuss about few basic concepts. Okay? And we know that whenever we talk about circuits and electricity, the first term, the first quantity that comes into our mind, that is the electric current. ठीक है? So पहले हम ये बात कर लेते हैं कि what do we mean by current और electric current. So we know that जितने भी metals हैं, ठीक है, उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विच वी कॉल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और मेटल्स के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं. दे आर नॉट मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. दे कीप मूविंग रैंडमली, बट बिकॉज दे आर फ्री, दैट मीन्स दे डू नॉट कीप ऑर्बिटिंग अराउंड अ सिंगल न्यूक्लियस, बल्कि ये थ्रू आउट द मेटल फ्रीली रैंडम डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहे होते हैं. सही है. And because they are free electrons, that's why that's why अगर हम किसी मेटल को या किसी कंडक्टिंग वायर को किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. और जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं देन वी से दैट नाउ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट और करंट इज फ्लोइंग इन द वायर. ठीक है. सो बेसिकली जब करंट फ्लो करता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस मेटल के अंदर या उस कंडक्टिंग वायर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाते हैं विच वर अर्लियर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस. ठीक है. नाउ इफ the electrons are flowing in a particular direction, if they are flowing in a particular way, so we know that every electron carries a charge. ठीक है. Electron is a charged particle, and I hope everybody can recall what is the charge on an electron. जी रविहा आप बता सकती हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है. ठीक है. सो वी नो दैट एवरी इलेक्ट्रॉन कैरीज अ चार्ज ऑफ -1 E. ठीक है. असल में जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ -1 तो यू नीड टू रिकॉल द यूनिट ऑफ चार्ज. जो चार्ज का यूनिट होता है दैट इज कूलम्स. ओके. तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1 कूलम्स नहीं होता. ओके. जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1 E. ठीक है. एंड व्हाट इज E? E इज अ कांस्टेंट which is equal to 1.6 into 10 power -19 कूलम्स. तो ये ध्यान में रखिएगा कि चार्ज का जो यूनिट होता है, ठीक है, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम्स होता है. तो और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 कूलम्स नहीं होता. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू -1 E, वेयर E इज अ कांस्टेंट. सही है. E एक कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज. ओके. सो एक्चुअली एवरी इलेक्ट्रॉन कैरीज अ चार्ज ऑफ -1.6 into 10 power -19 कूलम्स. ठीक है. सो दैट मीन्स कि जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू, जब भी किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं दैट मीन्स के उस वायर में से चार्ज फ्लो कर रहा है. ठीक है. और लेटर ऑन जब हम आगे अपने डिस्कशन को कैरी ऑन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वन इलेक्ट्रॉन, वी आर इंटरेस्टेड इन वन कूलम चार्ज. ठीक है. ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 power -19 कूलम्स. ठीक है. 1 कूलम जो है ना ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है चार्ज की. सही है. तो ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1 कूलम होता है. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की क्वांटिटी होती है वो बहुत स्मॉल होती है एज यू कैन सी फ्रॉम दिस वैल्यू. ओके. सो when we are saying that electrons are flowing in a wire or electrons are flowing in a conductor, that means that charge is flowing in that wire. ठीक है. Now if we divide
द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, यानी इफ वी कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो ये इसकी एक सिंपल सी इक्वेशन है बेस्ड ऑन इट्स डेफिनेशन, I is equal to Q over T, where Q is the amount of charge and T is the value of time, ठीक है। सो अब ये जो Q है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह सपोज इफ यू गो एंड यू वांट टू बाय सम राइस, ठीक है, एंड लेट्स से यू परचेस 1 kg राइस, तो क्या 1 kg राइस के अंदर सिर्फ एक राइस का ग्रेन होगा, या 1 kg राइस के अंदर बहुत सारे राइस के ग्रेन्स होंगे? यस आएगा। व्हाट डू यू थिंक? इफ यू हैव 1 kg राइस, क्या उसमें राइस का सिर्फ एक ही ग्रेन होगा या बहुत सारे ग्रेन्स होंगे? So just like 1 kg rice has so many grains of rice in it, but you are never interested in the number of grains. ठीक है? When you go, you buy rice uh, with the unit of mass, half kg or 1 kg. In the same way, जब हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, हम अमाउंट ऑफ चार्ज में इंटरेस्टेड होते हैं। सो 1 कूलम चार्ज कंटेन्स so many electrons, ठीक है। वी कैन डू द कैलकुलेशन फॉर दैट, बट अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 कूलम चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम, तो उस चार्ज के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए along with this formula I is equal to Q over T, ठीक है। देन यू नीड टू नो दैट द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, ठीक है। और इस करंट को मेजर करने के लिए वी यूज एमीटर। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच वी नीड टू यूज इन सर्किट्स, और इसके थ्रू हम करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, इफ यू वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज, यू कैन डू दैट। यानी सपोज इफ आई वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, ठीक है। सो यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, बट यू कैन simply do it. How? You can find number of electrons by dividing amount of charge with the charge on 1 electron. सही? Charge on 1 electron is equal to 1 e, यानी 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. So suppose if we want to calculate number of electrons in 2 कूलम charge, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आपको 2 कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप 2 कूलम्स को डिवाइड कर देंगे with the charge of 1 electron. And once you do this calculation, you will get, you will certainly get a very large value, which is going to be 1.25 into 10 power 19, ठीक है। So that means in a charge of 2 coulombs, ठीक है, in a charge of 2 coulombs, there will be this much number of electrons, यानी 1.25 into 10 power 19, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे पर यूनिट टाइम, ठीक है, दैट मीन्स 2 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग per unit time, ठीक है। So that's why I was saying earlier that 1 कूलम charge is not a small quantity of charge, it is a large quantity of charge, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज की क्वांटिटी है वो बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, दैट इज अबाउट कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। सपोज इफ यू लुक एट दिस सिंपल सर्किट विद अ बैटरी एंड अ लैम्प, ठीक है। वी ऑल नो, किसी भी बैटरी को जब आप सर्किट के अंदर यूज करते हैं तो इट हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल, सही है। और और इस सर्किट के अंदर आ, आपको नजर आ रहा है कि जो लैंप है, ठीक है, इस लैंप को आपने बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है,
अब जब इसमें करंट फ्लो करेगा, सही है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल. वाई इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे. ओके, या आपने चार्जेस के मेन कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा होगा दैट लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो जब आप इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं थ्रू अ वायर, ठीक है, so what's going to happen कि electrons will be repelled from negative terminal and they will be attracted towards the positive terminal. so actually जो electrons का flow होता है वो flow किस डायरेक्शन में होता है, from माइनस टू प्लस टर्मिनल. सही है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. हाउएवर बिफोर द इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड, सही है, इट वाज एज्यूम्ड कि एक्चुअली जो करंट है ना वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में फ्लो करता है. ठीक है, यानी बिफोर वी डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टिल वी वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. हम इलेक्ट्रिसिटी यूज तो कर रहे थे इन डिफरेंट एप्लीकेशन, बट वी डिड नॉट हैड इट्स करेक्ट अंडर. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द डायरेक्शन ऑफ करंट वाज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. और इसी डायरेक्शन की बेसिस के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, उनके कंक्लूजन्स भी हमने ड्रॉ किए और हमने बहुत सारी इनिशियल जो है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द कन्वेंशनल करंट. ठीक है. ऑलराइट, ठीक है, तो ये दोनों जो डायरेक्शंस हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शंस आपको याद रखनी है. एंड इट लुक्स वेरी सिंपल, बट इस तरह की सिंपल चीज़ें भी आपके पास्ट पेपर्स के अंदर आपसे एग्जामिनर पूछता है. सही है. अच्छा, व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने ना क्वेश्चंस को बिल्कुल एंड में नहीं रखा है. जो हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते जाएंगे ना उससे रिलेटेड बीच बीच में मैंने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है. ओके, ताकि ये डिस्कशन भी साथ साथ होती जाए कि हाउ दीज कॉन्सेप्ट्स आर असेस्ड इन एग्जाम्स. सो ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव इंक्लूडेड दे आर टेकन फ्रॉम पास्ट पेपर्स. ठीक है. सो इफ यू लुक एट दिस एमसीक्यू, you can see that a power source is connected to a resistor XY. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस सिंबल. ये जो रेक्टेंगल है ये सिंपल एक रेजिस्टर का सिंबल है.
Now we need to identify in which directions are the conventional current and the flow of electrons through the resistor. ठीक है, आपको बताना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में होगा और करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। सही है। सो यू नीड टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। वी नो दैट कन्वेंशनल करंट इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो पॉजिटिव टर्मिनल इज ओवर हियर। ठीक है। सो दैट मीन्स कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा लाइक दिस। ओके। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्रॉम वाई टू एक्स। ओके। सो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट नहीं हो सकते। एंड देन वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके। सो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल electrons will flow like this. So that means electrons flow from x to y. So from x to y, this will be the direction of electron flow, and that's how option C is the correct answer. ठीक है। तो बस दोनों डायरेक्शंस को आपने रिकॉल करना है कि कन्वेंशनल करंट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके। अनस, हाइका, इज इट क्लियर? Now, after we have discussed about current, the next quantity is the EMF and PD. ठीक है। और EMF और PD दोनों को मैं साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज दोनों क्वांटिटीज हम वोल्ट्स के अंदर मेजर करते हैं, बट दोनों के अंदर कॉन्सेप्चुअली कुछ मेन डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अ सिंपल सर्किट। ठीक है। लेट्स से this is a battery which is connected with a lamp, right? And I have shown the direction of conventional current. अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ड्रॉ करें या इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन ड्रॉ करें वेन एवर यू आर डूइंग कैलकुलेशंस। सही है। जब सर्किट के अंदर आपको रेजिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस या करंट को कैलकुलेट करना होगा तो उसमें करंट की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉ करें या नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट विल नॉट अफेक्ट योर कैलकुलेशंस। तो इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर अगर हम -2 प्लस बना दें इलेक्ट्रॉन फ्लो, सही है, तो फिर क्या कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके। तो मैं एक ही डायरेक्शन इसमें यूज करूंगा कंटिन्यूअसली जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा। नाउ सपोज इस सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो कर रहा है तो ऑफ कोर्स चार्जेस आर फ्लोइंग थ्रू द लैम्प। अच्छा, एक और मैं बार बार वर्ड यूज करूंगा चार्जेस का। ओके। चार्जेस का मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही फ्लो कर रहा है। तो अगर कहीं मैं चार्ज का वर्ड यूज करूं तो इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात कर रहे हैं। ओके। सो अब ये जब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो वी नो दैट the energy conversion which occurs in the battery, this energy conversion is from chemical to electrical। ठीक है। और जब ये एनर्जी केमिकल से इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट होगी तो उसकी वजह से जो चार्जेस हैं इस सर्किट के अंदर वो फ्लो करेंगे। सही है। या इलेक्ट्रॉन्स की आप बात कर लें, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे सर्किट में, राइट। ऑन द अदर हैंड व्हाट विल हैपन इन दिस लैम्प? लैम्प के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी लाइट के अंदर और हीट के अंदर। सही। बिकॉज दिस इज वॉट अ लैम्प डज। लैम्प में से जब करंट फ्लो करता है तो लैम्प आपको लाइट प्रोवाइड करता है मेनली, और साथ साथ वो थोड़ा हीट अप भी हो जाता है। सो व्हाट्स हैपनिंग इन दिस सर्किट दैट बैटरी इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहे हैं, एंड द एनर्जी विच इज गिवन बाय द बैटरी, दैट एनर्जी इज यूज्ड अप इन द लैम्प। So whatever electrical energy is provided by the battery, that electrical energy is converted into light and thermal energy in the lamp। ठीक है। So the charges they gain energy
इन द बैटरी, यहां पर जो चार्जेस हैं वो एनर्जी गेन कर रहे हैं, और यहां पर जो चार्जेस हैं वो एनर्जी लूज कर रहे हैं। ठीक है, वॉट एवर एनर्जी दे लूज इन द लैम्प, सही है, वो एनर्जी लूज करने के बाद दे विल अगेन गो इनटू द बैटरी, बैटरी के अंदर फिर से केमिकल रिएक्शन होगा, charges will gain energy from the battery, then they will again flow through the lamp। तो कंटिन्यूअसली ये चार्जेस फ्लो करते रहेंगे सर्किट में, एज लॉन्ग एज द बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी। सही है। अब बैटरी कैसे एनर्जी प्रोवाइड करती है उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट सम केमिकल रिएक्शन हैपेंस इन द बैटरी, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो चार्जेस हैं दे एनर्जी फ्रॉम द बैटरी। एज लॉन्ग एज दैट केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द बैटरी, जब तक बैटरी के अंदर वो केमिकल रिएक्शन होता रहेगा, चार्जेस को एनर्जी मिलती रहेगी और करंट फ्लो होता रहेगा। सही है। बट जाहिर सी बात है, हर बैटरी की एक लाइफ होती है, कोई भी अगर आप सेल या बैटरी यूज कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि वो कुछ टाइम तक उसको आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद फिर उस सेल की लाइफ खत्म हो जाती है, यानी अब वो फर्दर करंट फ्लो नहीं करवा सकता। ओके। सो असल चीज ये है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसी भी सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो जो सेल है, ओके, वो चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं सर्किट के अंदर वहां पर चार्जेस अपनी एनर्जी को लूज करेंगे। ओके। ये जो एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये अभी ईएमएफ और पीडी की डेफिनेशन के अंदर रिलेट होगा। ठीक है। तो यहां ये समझ में आ रहा है कि किस तरह एनर्जी गेन और एनर्जी लूज हो रही है चार्जेस के अंदर। सही है, बैटरी के अंदर चार्जेस एनर्जी गेन कर रहे हैं, और लैम्प के अंदर चार्जेस एनर्जी लूज कर रहे हैं, और वही जो एनर्जी लॉस्ट है वो असल में लाइट में और थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। जी बिल्कुल, बैटरी का लाइफ खत्म होने का मतलब ये है कि बैटरी के अंदर वो फर्दर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। ठीक है। सो अब जब हमने ये बात कर ली कि बैटरी के अंदर एनर्जी चार्जेस गेन कर रहे हैं और लैम्प के अंदर चार्जेस एनर्जी लूज कर रहे हैं, इसको अब हमें रिलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के साथ। ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ईएमएफ, ईएमएफ का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सही। और ऑल्दो इसके नाम में फोर्स का वर्ड आता है, लेकिन इसका यूनिट न्यूटन नहीं है। वैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो वर्ड है वो न्यूटन नहीं है। सही है। बट यू कैन रिलेट इट विद, इसका कॉन्सेप्चुअली आप इसको फोर्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। क्यों? अभी हमने क्या बात की थी कि बैटरी के अंदर चार्जेस एनर्जी गेन करते हैं, यानी बैटरी पुशेस द चार्जेस इन द सर्किट। अगर मैं बैटरी निकाल दूं सर्किट में से तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। सो एक्चुअली इट इज द बैटरी विच इज पुशिंग द चार्जेस, इट इज द बैटरी विच इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द चार्जेस, जिसकी वजह से करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। ओके। सो दैट्स व्हाई, how do we define EMF? It is the work done by the source to drive unit charge around the complete circuit। ठीक है। यूनिट चार्ज का मतलब है 1 कूलम चार्ज। ओके। तो 1 कूलम चार्ज को जितनी ये सोर्स एनर्जी ट्रांसफर करेगी, ठीक है, दैट एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड टू यूनिट चार्ज, टू 1 कूलम चार्ज, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ। ठीक है। और यहां पर फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सही है। वेयर डब्ल्यू इज द वर्क डन एंड क्यू इज द चार्ज। सो जब हम किसी भी बैटरी को परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा कि उस बैटरी के ऊपर उसके वोल्ट्स लिखे हुए होते हैं। सपोज सेल जनरली होता है 1.5 वोल्ट्स का। ठीक है। या सपोज आपने कोई बैटरी परचेज की, उसके ऊपर लिखा हुआ है 6 वोल्ट्स। या आपने कोई और बैटरी परचेज की, उसके ऊपर लिखा हुआ है 9 वोल्ट्स। सही है। जो कार्स के अंदर बैटरीज यूज होती हैं, ठीक है, उसकी ईएमएफ कितनी होती है पता है किसी को? इफ समबडी नोज अबाउट इट, है ना, आपको पता है जनरली जो 800 सीसी या
अराउंड इतनी बड़ी कार्स होती हैं, उनकी बैटरी कितने वोल्ट्स की होती है? एनी आइडिया? नहीं नहीं, 100 वोल्ट्स की नहीं होती, 12 वोल्ट्स की होती है। खैर एनीवेज, द थिंग इज कि ये जो वोल्ट्स होते हैं किसी भी बैटरी के ऊपर, ये असल में उसकी ईएमएफ आपको बता रहे होते हैं कि दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी। सही है? आपकी जो बैटरी है या आपका जो सेल है वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है टू 1 कूलम चार्ज। ऑफ कोर्स जितनी ज्यादा ईएमएफ होगी बैटरी की, इसका मतलब ये कि वो उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है चार्जेस को। ओके, सो ईएमएफ इज वर्क डन बाय द सोर्स। वर्क डन का मतलब है एनर्जी ट्रांसफर्ड। ओके, तो वर्क डन को एनर्जी के कॉन्सेप्ट से आप ऑलरेडी रिलेट करते हैं, जो वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर था उसके अंदर। तो यहाँ वर्क डन बाय द सोर्स का मतलब है एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द सोर्स टू ड्राइव यूनिट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट। ठीक है? तो यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज को ये बैटरी कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल ईएमएफ। इसका यूनिट क्या है? जूल्स पर कूलम। सही है? फॉर्मूले के हिसाब से ये यूनिट बनेगा। वर्क डन का यूनिट होता है जूल्स, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम्स। ठीक है? सो यूनिट क्या बन जाएगा? जूल्स पर कूलम, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट वोल्ट। ठीक है? अब इसको हम रिलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। ठीक है? नाउ कंसिडर अ सिमिलर सर्किट। इस सर्किट के अंदर वी हैव अ सेल। ये सेल का सिंबल है, आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस सिंबल। ये जो लॉन्गर बार होती है पॉजिटिव टर्मिनल के लिए होती है, और ये जो शॉर्ट बार होती है ये नेगेटिव टर्मिनल के लिए होती है। सही है? एंड दिस इज द सिंबल ऑफ अ रेजिस्टर। सही है? तो लैम्प की जगह रेजिस्टर है सर्किट में, और सपोज इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस। नाउ लेट्स से दीज आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन द सर्किट। ठीक है? सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि सेल या बैटरी के अंदर चार्जेस एनर्जी गेन करेंगे, और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर एनर्जी चार्जेस लूज करेंगे। ठीक है? सो व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट, ठीक है, सो वर्क डन बाय यूनिट चार्ज टू पास थ्रू अ कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? जब चार्ज सेल के थ्रू फ्लो कर रहा है तो वो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है? लेकिन जब चार्ज बाकी कंपोनेंट्स के थ्रू फ्लो कर रहा है तो वो एनर्जी लूज करेगा। बाकी कंपोनेंट्स का मतलब है एवरी कंपोनेंट अदर देन द सेल और द बैटरी। सिर्फ सेल या बैटरी के अंदर चार्जेस एनर्जी गेन करते हैं। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी आपने सर्किट्स के अंदर स्टडी किए हैं, वेदर इट इज अ रेजिस्टर, अ लैम्प, वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है, थर्मिस्टर, एलडीआर, मोटर, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबके अंदर चार्जेस एनर्जी लूज करते हैं, यानी उनकी एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? सो द एनर्जी लॉस्ट बाय अ यूनिट चार्ज, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है? वर्क डन को आप एनर्जी लॉस्ट के कॉन्सेप्ट से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सही है? सो एनर्जी लॉस्ट बाय यूनिट चार्ज टू पास थ्रू अ कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी नो दैट एवरी कंपोनेंट इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब भी आप किसी कंपोनेंट को किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स उसके 2 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है? तो अक्रॉस दिस रेजिस्टर जब चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर देगा। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंपोनेंट। ठीक है? सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, इसका क्या मतलब होगा कि हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट बाय यूनिट चार्ज, और हाउ मच वर्क इज डन बाय यूनिट चार्ज टू पास थ्रू दिस कंपोनेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, फॉर्मूला इसका वही बन रहा है। सही है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो फॉर्मूला तो इसका बिल्कुल वही है जो ईएमएफ के लिए आपने यूज किया था। उसका फॉर्मूला भी यही था, डब्ल्यू ओवर क्यू, और पीडी का फॉर्मूला भी यही है, डब्ल्यू ओवर क्यू। लेकिन ये जो डब्ल्यू है ना, वर्क डन, इसका मीनिंग दोनों डेफिनेशंस के अंदर डिफरेंट है।
जब हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर है वर्क डन बाय द सोर्स, ठीक है। यानी वहां पर जो चार्जेस है वो एनर्जी गेन कर रहे हैं, सोर्स इज डूइंग वर्क ऑन द चार्जेस। और ये जो वर्क डन है, इस वर्क डन का मतलब है एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्जेस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमेशा मेजर करते हैं अक्रॉस अदर कंपोनेंट्स, और जो ईएमएफ है वो हमेशा मेजर होती है अक्रॉस द सोर्स, ठीक है। सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम कहते हैं ईएमएफ, और बाकी कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आपने वही लिखनी होती है एग्जाम में जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारे और मेथड्स भी होते हैं। इसलिए मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से बता रहा हूं कि एनर्जी लॉस्ट बाय यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी गेन्ड बाय यूनिट चार्ज इन द सोर्स दैट इज ईएमएफ, सही है। वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स इज ईएमएफ, voltage across other components is potential difference. It These all points are just to make things easy for you to understand कि अगर मैं सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करता हूं, ठीक है, तो इससे मुझे ईएमएफ की वैल्यू पता चलेगी। और अगर हम किसी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करते हैं तो उससे हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता चलेगी। ओके, इन दिस पर्टिकुलर सर्किट दोनों की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि इस सर्किट के अंदर वी जस्ट हैव वन रेजिस्टर, सो ऑल द एनर्जी गेन बाय द चार्जेस इन द सेल, सही है, सेल ने जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड की है चार्जेस को, वो सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी इन दिस रेजिस्टर, ठीक है। रेजिस्टर का काम क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सर्किट में जो सेल की ईएमएफ है और जो रेजिस्टर का पीडी है, दे विल हैव द सेम वैल्यू बिकॉज ऑल द एनर्जी गेन्ड इन द सेल बाय द चार्जेस इट विल बी लॉस्ट इन द रेजिस्टर। बट आगे चलकर हम कुछ और सर्किट्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको फिर डिफरेंस नजर आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ की वैल्यूज उनका क्या आपस में रिलेशन होता है। ओके, तो ये सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है हर दफा ईएमएफ की वैल्यू पीडी के इक्वल हो, लेकिन इस सर्किट के अंदर ऐसा ही होगा, ठीक है। बाकी पीडी का यूनिट भी वही है, जूल्स पर कूलम, और इसको भी हम वोल्ट के अंदर ही मेजर करते हैं। ओके, नाउ अलोंग विद वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, वोल्टेज का मतलब है एक्चुअली नंबर ऑफ वोल्ट्स। ओके, तो वोल्टेज का जब मैं वर्ड यूज करता हूं ना तो उसमें ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। तो वोल्टेज के वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि वोल्टेज का क्या मतलब है। वोल्टेज का मतलब है नंबर ऑफ वोल्ट्स, इट कैन बी ईएमएफ, इट कैन बी पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या मतलब होगा, वैसे अगर मैं इस वर्ड को अपनी डेली लाइफ में यूज करता हूं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। रेजिस्टेंस मीन्स टू resistance is actually trying to stop something, ओके। या रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इट इज अ हिंड्रेंस, ओके, इट इज अ बैरियर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब होता है सिंपली द द हिंड्रेंस, ओके, और द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। यहां पर जब हम रेजिस्टेंस का वर्ड यूज कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग इट इन द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओके। सो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, रेजिस्टेंस का एक्चुअल मतलब यही होता है कि हाउ मच अ कंपोनेंट इज ट्राइंग टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, ओके। बट इसको एग्जैक्टली हम कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जैक्टली हम इसको डिफाइन करेंगे थ्रू दिस डेफिनेशन, ओके, कि इट इज द रेशियो ऑफ पीडी अक्रॉस अ कंडक्टर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, इट इज द रेशियो ऑफ पीडी अक्रॉस अ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो पीडी और करंट का रेशो होता है, दिस रेशो इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ओके। और ये जो फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, या ये जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है,
इसको आप रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के साथ इजीली रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह? अगर हम ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट और इट इज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, ओके, तो कीपिंग दिस इन माइंड यू कैन सी दैट आर एंड आई दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी जितनी हाई रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे उतना स्मॉल करंट उस कंपोनेंट में से फ्लो करेगा। सो इफ अ कंपोनेंट हैज हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, इट विल अलाउ a flow of very small current, ठीक है, and if a component has a low resistance it will allow a flow of high current, right? ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आर और वी, इन दोनों का रिलेशन भी आप देख सकते हैं, सही है? इन दोनों का रिलेशन भी आप देख सकते हैं, किस तरह? जितना ज्यादा वोल्टेज मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, यानी सपोज अभी थोड़ी देर पहले हमने जो सर्किट डिस्कस किया था, इसी सर्किट को आप देख लें, ये सेल है और ये रेजिस्टर है, ओके। सो इफ आई यूज अ सेल ऑफ 1.5 वोल्ट, ठीक है, एंड देन आई रिप्लेस इट विद अ सेल ऑफ 3 वोल्ट्स, तो किस सेल को यूज करने से रेजिस्टर में ज्यादा करंट फ्लो करना चाहिए? अगर मैं 1.5 वोल्ट का सेल यूज कर रहा हूं या 3 वोल्ट का सेल यूज कर रहा हूं, ओके, तो विच सेल विल प्रोवाइड मोर करंट इन द सर्किट? जी हाँ का, if I compare these two cells, one cell has EMF of 1.5 volt, the other one has EMF of 3 volts. So which cell will provide more current to the circuit? So this 3 volt cell, it will provide a higher current in the circuit. Why? क्योंकि जो 3 वोल्ट सेल है वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा चार्जेस को, ओके। सो फॉर द सेम रेजिस्टर, ठीक है, अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, राइट, तो फ्लो ऑफ करंट भी ज्यादा होगा। तो वी और आई ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इफ द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो ये जो फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, इसमें तीनों क्वांटिटीज को आप आपस में रिलेट कर सकते हैं और वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। अलग अलग तरह के सर्किट्स के अंदर अलग अलग रिलेशंस आप बना सकते हैं, ठीक है। सो जिस तरह आर और आई दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। इन द सेम वे वी और आई ये दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर कांस्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। और आर और वी का जो रिलेशन है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, जो ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस का, दैट इज ओम्स, और इसका सिंबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ ग्रीक लेटर विच इज यूज टू रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और फिर उसके बाद इसी फॉर्मूले को यहाँ पर थोड़ा वर्ड्स के अंदर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि फॉर सेम करंट रेजिस्टेंस एंड पीडी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये फॉर्मूले से हमें नजर आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह फॉर सेम पीडी रेजिस्टेंस एंड करंट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो आर और आई का रिलेशन ये भी हमें इस फॉर्मूले से नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है वी आई और आर, इनको आपस में किस तरह यूज करेंगे हम डिफरेंट सर्किट्स के अंदर, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जितने भी सर्किट्स होते हैं उसमें मेनली आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है, सही है, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। लेकिन ये क्वांटिटीज किस तरह आपस में रिलेट होंगी ये सर्किट के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ये बीच में से, ठीक है, बीच में से एक स्लाइड आगे पीछे हो गई थी, चलें, ठीक है।
अब जरा इस एमसीक्यू को देखिएगा। हेयर वी नीड टू यूज दीज फार्मूलाज जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, रेजिस्टेंस वाला फार्मूला और करंट वाला फार्मूला, ठीक है। सो द सर्किट शोन इज स्विच्ड ऑन फॉर 1 मिनट, तो ये टाइम की वैल्यू हमें गिवन है। हाउ मच चार्ज पासिस थ्रू द 3 ओम रेजिस्टर, ठीक है, ये सर्किट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और हमें टाइम गिवन है 1 मिनट का, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, और हमें चार्ज कैलकुलेट करना है दैट विल फ्लो इन 1 मिनट, ठीक है। सो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए पहले हमें करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, और करंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यूजिंग वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ऑफ कोर्स अभी ये स्विच ओपन है, अभी तो इसमें सर्किट अभी तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यहां पर बात हो रही है व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑन, जब आप सर्किट को स्विच ऑन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यू विल क्लोज द स्विच लाइक दिस, ठीक है। आप सर्किट को क्लोज करेंगे, अब इसमें से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो पहले वो करंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड वी कैन कैलकुलेट द करंट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, ठीक है। इसको आप रीअरेंज करेंगे, यू विल गेट आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, सही है। अब यहां पर आपको ईएमएफ गिवन है 6 वोल्ट, बट देर इज ओनली वन कंपोनेंट इन द सर्किट विच इज द रेजिस्टर, सो दैट्स वाई जो ईएमएफ है और जो पीडी है दे विल हैव द सेम वैल्यूज, ओके। आपको वैसे रेजिस्टर का पीडी गिवन नहीं है, बट क्योंकि सर्किट में कोई और कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जो ईएमएफ है 6 वोल्ट वही पीडी होगा क्रॉस द रेजिस्टर। तो आप पीडी की जगह 6 वोल्ट यूज करेंगे, रेजिस्टेंस की जगह 3 ओम्स आ जाएगा, यू विल गेट 2 एम्पेयर्स, ओके। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, ये आपने करंट फाइंड आउट किया है, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द रेजिस्टर। अब आपने इस करंट से और टाइम से चार्ज कैलकुलेट करना है। सो वी नो another formula of current which is q over t, यहां से आप चार्ज कैलकुलेट करेंगे, सही। तो करंट की जगह 2 एम्पेयर आ जाएगा, टाइम की जगह 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स कि आपने मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर 120 कूलम्स, विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये यूनिट कन्वर्जन इसमें कंपलसरी है, आपका जो यूनिट है उसको मिनट से आपने सेकंड्स में लाजमी कन्वर्ट करना है, जो टाइम है उसको मिनट्स के अंदर यूज नहीं कर सकते, ओके। यहां तक क्लियर है? अनस, रविहा, आयका, ठीक है। अब हम जरा आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे, और यहां से आपको ईएमएफ और पीडी इनका डिफरेंस भी थोड़ा और बेटर तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। जी, जब आपने टाइम यूज करना है तो सेकंड्स के अंदर यूज करना है, ठीक है, मिनट्स के अंदर यूज नहीं करना। जब भी आप कैलकुलेशन के अंदर टाइम को यूज करते हैं तो सेकंड्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो करंट का फॉर्मूला हो, पावर का फॉर्मूला हो, वेयर एवर, बिकॉज सेकंड्स इज द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। अच्छा, अब सीरीज कॉम्बिनेशन को हम जरा डिस्कस करेंगे, और इसके थ्रू ईएमएफ और पीडी का रिलेशन आपको जरा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ सपोज वी हैव अ सेल ऑफ ईएमएफ 9 वोल्ट्स, ठीक है। और हमने क्या किया कि हमने पहले वोल्ट मीटर से चेक कर लिया, ओके। सो वोल्ट मीटर भी हमें 9 वोल्ट शो कर रहा है, सो दैट मीन्स ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज 9 वोल्ट, ठीक है। सिर्फ शो करने का पर्पज ये है कि आपको पता हो कि अभी ये जो वोल्ट मीटर है ये आपको ईएमएफ की वैल्यू शो कर रहा है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने इसके साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया इस सेल के साथ, ओके। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो ईएमएफ थी 9 वोल्ट वही इस सेल का, ठीक है, जो ईएमएफ थी 9 वोल्ट वही इस रेजिस्टर का पीडीबी आपके पास उतना ही आ रहा है, सही है। 10 ओम्स का रेजिस्टर है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे 20 ओम्स का रेजिस्टर लगाएं, आप यहाँ पर 50 ओम्स का रेजिस्टर लगाएं, उसका पीडी 9 वोल्ट ही होगा, ओके। रीजन उसका क्या है? रीजन उसका ये है कि सर्किट में कोई और कंपोनेंट ही नहीं है। जब चार्जेस 9 वोल्ट गेन कर रहे हैं सेल के अंदर, सही है,
तो वो सारे के सारे 9 वोल्ट्स उसी एक रेजिस्टर के अंदर दे विल बी लॉस्ट। ओके, तो चाहे यहाँ पर 10 ओम्स का रेजिस्टर हो चाहे 50 ओम्स का रेजिस्टर हो, उसका जो पीडी होगा वो 9 वोल्ट्स ही होगा। ओके। अच्छा, यहाँ पर ना इस स्लाइड के अंदर ये थोड़ा डिफरेंट सिंबल यूज हुआ हुआ है रजिस्टर के लिए, तो आप इसको देख के परेशान मत होइएगा। आपने वही वाला सिंबल यूज करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर ये रेक्टेंगल ही यूज करना है, ठीक है। कभी आपको लगे ये डिफरेंट सिंबल यूज हुआ हुआ है, सो डोंट बी वरीड अबाउट दिस। आपने यही वाला सिंबल यूज करना है जो रेक्टेंगल होता है। ओके। अच्छा, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सपोज हमने अब दो सीरीज रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है कि सिर्फ एक एंड दोनों टर्म दोनों कंपोनेंट्स का आपस में कॉमन होगा। तो यहां मैंने 20 ओम्स और 10 ओम्स दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किया है। व्हाट डू वी सी नाउ कि अब जो 20 ओम्स का पीडी है वो है 6 वोल्ट्स, ठीक है। और जो 10 ओम्स का पीडी है दैट इज 3 वोल्ट्स, राइट। एक सेकेंड। सो अब ये जो आपको वोल्टेज की वैल्यू नजर आ रही है, ठीक है, उसमें व्हाट डू यू ऑब्जर्व। दो तीन चीजें आपने इसमें ऑब्जर्व करनी है। नंबर वन, ईएमएफ आपके पास 9 वोल्ट थी पहले भी, ठीक है। यहां पर भी ईएमएफ 9 वोल्ट थी, यहां पर भी ईएमएफ 9 वोल्ट है। सो दैट मीन्स के चार्जेस जब सेल के थ्रू फ्लो करेंगे दे विल गेन 9 वोल्ट। अब जब 10 ओम्स का रेजिस्टर था तो ऑल 9 वोल्ट्स वर लॉस्ट इन दिस 10 ओम रेजिस्टर, ठीक है। लेकिन इस सर्किट के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, that when charges flow through 20 ohm resistors they lose 6 volts, and when they flow through 10 ohms resistor they lose 3 volts। अब पूरे 9 वोल्ट्स एक रेजिस्टर के अक्रॉस चार्जेस लूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि 6 वोल्ट्स वो लूज कर रहे हैं 20 ओम्स के अंदर, और रिमेनिंग 3 वोल्ट्स वो कहाँ लूज कर रहे हैं 10 ओम रेजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो इससे आपको दो चीजें नजर आई। नंबर वन, जो 20 ओम्स है और जो 10 ओम्स रेजिस्टर है दोनों के अक्रॉस पीडी एक जैसा नहीं है। ओके, 20 ओम्स की रेजिस्टेंस 10 ओम से डबल है। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि दोनों का जो पीडी है उसमें भी यही रेशो बन रहा है। 20 ओम्स का पीडी है 6 वोल्ट्स और 10 ओम्स का पीडी है 3 वोल्ट्स। सो दैट मीन्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जितनी हाई रेजिस्टेंस आप यूज करेंगे उतना ही ज्यादा उसके अक्रॉस पीडी होगा। अगर मैं दोनों रेजिस्टर्स को इक्वल कर दूं, सही है, अभी एक रेजिस्टर है 10 ओम्स का, दूसरा रेजिस्टर है 20 ओम्स का। अगर दोनों रेजिस्टर्स 20 ओम्स के मैं कर दूं, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि एक का पीडी होगा 4.5 वोल्ट, दूसरे का पीडी भी क्या हो जाएगा 4.5 वोल्ट। यानी वो जो 9 वोल्ट है वो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और नंबर टू, जो पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम है द सम ऑफ पीडीज, ठीक है, द सम ऑफ पीडीज इट विल बी इक्वल टू द ईएमएफ, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि 9 वोल्ट्स में से पूरे 9 वोल्ट्स 20 ओम्स के अक्रॉस चार्जेस ने लूज कर दिए, बिकॉज इफ दैट हैपेंस तो फिर सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ओके, तो जितने भी वोल्ट्स सेल प्रोवाइड कर रहा है चार्जेस को, वो वोल्ट्स बाकी कंपोनेंट्स के अंदर थोड़े थोड़े डिवाइड हो जाएंगे व्हेन वी आर यूजिंग अ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पीडीज का सम होता है वो ईएमएफ के इक्वल होता है, नंबर वन। नंबर टू, जो वोल्टेज है यानी जो पीडी है वो रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितनी हाई रेजिस्टेंस होगी उसके अक्रॉस पीडी भी उतना हायर होगा, ठीक है। और अगर दोनों रेजिस्टर्स इक्वल होंगे तो दोनों के अक्रॉस पीडी इक्वल होगा, यानी जो 9 वोल्ट्स है वो 4.5 और 4.5 दोनों के अंदर डिवाइड हो जाएगा इक्वली, ठीक है। तो ये वोल्टेज की जो डिवीजन है ये क्लियर हो रही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। 9 वोल्ट्स था वो 20 ओम्स और 10 ओम्स के अंदर
डिवाइड हो गया है, सही है। 20 ओम्स की क्योंकि रेजिस्टेंस डबल है तो उसका पीडी भी डबल है, यानी 6 वोल्ट्स। और 10 ओम्स की रेजिस्टेंस हाफ है तो उसका पीडी भी हाफ है, यानी 3 वोल्ट्स। और अगर आप दोनों को ऐड करेंगे, यानी 6 + 3, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 9 वोल्ट। ओके रविहा, अतीबा, इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं। ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि भाई जितने वोल्ट्स चार्जेस ने सेल में गेन किए, ठीक है, बाकी सर्किट में वही वोल्ट्स चार्जेस लूज कर देंगे। सही है। तो अगर 9 वोल्ट यहां पर है, तो इन दोनों पीडीज का जो सम होगा वो 9 वोल्ट्स के इक्वल होना चाहिए। और ये क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है तो इसका पीडी भी ज्यादा होगा, यानी रेजिस्टेंस चार्जेस, दे विल लूज मोर वोल्ट्स अक्रॉस 20 ओम्स रेजिस्टर। उसके थ्रू फ्लो करने में चार्जेस को ज्यादा एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। लेकिन अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है, सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी में होती है। ऑल्दो ये दोनों रेजिस्टर्स अनइक्वल हैं, एक रेजिस्टेंस है 20 ओम्स, दूसरी रेजिस्टेंस है 10 ओम्स, बट इफ यू लुक एट द फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है, तो इस पूरे सर्किट में दोनों जो रेजिस्टर्स हैं 20 ओम्स और 20 ओम्स, इन दोनों के थ्रू फ्लो ऑफ करंट का सेम पाथ है। ऐसा नहीं है कि 20 ओम्स अलग ब्रांच में है, 10 ओम्स अलग ब्रांच में है। दोनों जो रेजिस्टर्स हैं वो सेम ब्रांच के अंदर है। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन हियर, कि जितना करंट 20 ओम्स के अंदर एंटर होगा, उतना ही करंट 20 ओम्स को लीव करेगा, और वही करंट पे 10 ओम्स के थ्रू फ्लो कर रहा होगा। तो यहां पर ऐसा नहीं होगा कि 20 ओम्स का करंट कम है और 10 ओम्स का करंट ज्यादा है, नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है। करंट के पास फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है इस पूरे सर्किट के अंदर। तो इस पूरे सर्किट के अंदर हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू एग्जैक्टली एक जैसी होगी। कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे ना भाई। लेकिन पहले कॉन्सेप्चुअली ये बात आपको समझनी है कि इस पूरे सर्किट के अंदर तीनों कंपोनेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है। सेल, 20 ओम रेजिस्टर और 10 ओम रेजिस्टर, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो तीनों के थ्रू करंट की वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि करंट के पास फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है। ओके, सो current at this point is 0.3 ampere, current at this point is also 0.3 ampere, and current at this point is also 0.3 ampere। तीनों कंपोनेंट्स के थ्रू, सेल का करंट भी, 20 ओम्स का करंट भी और 10 ओम्स का करंट भी, तीनों का करंट एग्जैक्टली एक जैसा होगा, विच इज 0.3 एम्पेयर, ठीक है। जी बिल्कुल ऐसा ही है अनस। जो 9 वोल्ट सेल ने प्रोवाइड किए थे, उसमें से 6 वोल्ट यूज किए 20 ओम्स ने, और 3 वोल्ट यूज किए 10 ओम्स ने। ऐसे यही मतलब है ऐसा। ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट करंट, तो करंट इज एक्चुअली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आपने सर्किट के डिजाइन को देखना है, ठीक है। सर्किट का डिजाइन आपको क्या शो कर रहा है कि करंट हैज ओनली वन पाथ टू फ्लो। तो आप ये नहीं कह सकते कि 20 ओम्स का करंट कम होगा और 10 ओम्स का करंट ज्यादा होगा, नहीं। जितना करंट 20 ओम्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, वही करंट उसके बाद 10 ओम्स के थ्रू भी फ्लो करेगा, बिकॉज करंट के पास फ्लो करने के लिए कोई और पाथ नहीं है, ठीक है। सो इसलिए ये बात आपको जहन में रखनी है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वोल्टेज तो रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जितनी हाई रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पीडी। लेकिन जो करंट की वैल्यू है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कंपोनेंट के थ्रू एक जैसी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि 20 ओम्स का करंट कम होगा और 10 ओम्स का करंट ज्यादा होगा, सही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा ही होता है, विच वी विल डिस्कस आफ्टर अ व्हाइल। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कंपोनेंट का करंट एक जैसा होगा। ओके, और ये चीज आप कैलकुलेशन के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह? अभी देखिए, इफ आई गो टू द प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, 10 ओम्स का पीडी कितना है, 3 वोल्ट्स। तो 10 ओम्स का करंट कितना होगा? यू कैन डू द कैलकुलेशन। आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, विच मीन्स
3/10, we get 0.3 एम्पेयर। सही है। एंड इफ आई लुक एट 20 ओम रजिस्टर, 20 ओम्स का पीडी कितना है? 6 वोल्ट। सही है। तो इसका करंट कितना होगा? 6/20। ये आंसर भी कितना आएगा? 0.3 एम्पेयर। ओके। तो दोनों रेजिस्टर्स इक्वल नहीं है, लेकिन करंट क्यों इक्वल है? करंट इसलिए इक्वल है बिकॉज द करंट हैज ओनली वन पाथ टू फ्लो। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि 20 ओम्स का करंट कम हो और 10 ओम्स का करंट ज्यादा हो। हाँ, अगर आप दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे फिर सिचुएशन डिफरेंट होगी, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों का करंट एक जैसा होगा। ठीक है। इसको आप इस कैलकुलेशन की बेस पे भी देख सकते हैं कि 20 ओम्स की रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन इसका पीडी भी तो ज्यादा है। ठीक है। तो इसलिए करंट की वैल्यू सेम आ रही है, 0.3 एम्पियर्स। और जो 10 ओम्स का रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस कम है, लेकिन जब रेजिस्टेंस कम है तो साथ पीडी भी तो कम है, इसलिए वी ओवर आर रेशियो रिमेन्स द सेम। ओके। तो आप इसको कैलकुलेशन की बेस पे भी कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों का करंट एक जैसा है, और आप इसको सर्किट के अंदर जो फ्लो ऑफ करंट है, फ्लो ऑफ करंट की बेस पर भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई क्योंकि दोनों सेम ब्रांच के अंदर है, इसलिए दोनों में से एक जैसा करंट फ्लो करेगा। ओके। इज इट क्लियर एवरीबॉडी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करता है थ्रू एवरी कंपोनेंट, चाहे किसी की रेजिस्टेंस ज्यादा हो चाहे किसी की रेजिस्टेंस कम हो। सही है। सो ये इसको कॉन्सेप्चुअली डिटेल से मैं इसलिए डिस्कस कर रहा था बिकॉज कैलकुलेशंस में तो आपको सिंपल फॉर्मूला याद करके अप्लाई करना होता है, लेकिन कौन सा वी यूज करना है, कौन सा आई यूज करना है, कौन सा आर यूज करना है कैलकुलेशंस के अंदर, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। और जो भी क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी और आपको समझ में आ जाएगी। सही है। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ईएमएफ इज द सम ऑफ पीडीज अक्रॉस ईच कंपोनेंट एंड देन सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच कंपोनेंट इन द सेम ब्रांच। ठीक है। ये हमने बात कर ली। और फिर उसके बाद ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है फॉर कंबाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है। दैट कंबाइंड रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो जितने भी रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं उनको आप डायरेक्टली आपस में ऐड कर सकते हैं टू फाइंड द कंबाइंड रेजिस्टेंस। सही है। सो अब इसका एक क्वेश्चन देख ले ताकि जरा कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी आपको क्लियर हो जाए। ओके। सो यू कैन सी अ सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स 10 ohms एंड 40 ohms। ठीक है। और this value is given, the PD across 40 ohm resistor is 9.6 volts। ठीक है। तो हमें 40 ohms का PD गिवन है, और ये ध्यान में रखिएगा ये ईएमएफ नहीं है, ये 40 ohms का पीडी है। ठीक है, विच इज 9.6 वोल्ट्स। इट इज बेटर कि जब भी आप सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो भी डेटा आपको गिवन है या आप फाइंड करते जा रहे हैं ना उसको सर्किट डायग्राम के ऊपर ऐड करते जाएं। सही है। तो ये पीडी हमें गिवन है 9.6 वोल्ट्स। सो फर्स्ट इन पार्ट ए वी नीड टू स्टेट व्हाट इज meant बाय पीडी अक्रॉस अ रेजिस्टर। सही है। तो सिंपल डेफिनेशन लिखनी है आपको। इट इज द वर्क डन बाय यूनिट चार्ज टू पास थ्रू द रेजिस्टर। ठीक है। लेकिन वर्क डन बाय यूनिट चार्ज ये दोनों वर्ड जरूरी हैं। वर्क डन भी लाजमी यूज करना है आपको, और बाय यूनिट चार्ज। ओके। टू पास थ्रू द रेजिस्टर। अब पार्ट बी देखिएगा, इसमें कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट करंट इन द 40 ओम रेजिस्टर। ठीक है। अब 40 ओम का पीडी हमें पता है, 40 ओम की रेजिस्टेंस हमें पता है, तो 40 ओम्स का करंट हम फाइंड कर लेंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को हमने रीअरेंज किया, वी गेट आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। सो दिस विल बी 9.6/40। इसको आप कैलकुलेट करके देख लें कितना आ रहा है ये। ठीक है। सो वी गेट 0.24 एम्पियर्स। ठीक है। एंड देन इन द नेक्स्ट पार्ट वी नीड टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है। अब बैटरी की ईएमएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं?
सर्किट्स के अंदर ये ध्यान में रखिएगा कि मेनी टाइम्स देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन। अब इसमें ईएमएफ को फाइंड करने का कोई एक फिक्स मेथड नहीं है, सही है, बट जो शॉर्टर और इजी मेथड हो, यू कैन अप्लाई दैट मेथड, सही है। तो एक मेथड तो ये है कि 40 ओम्स का पीडी आपको ऑलरेडी गिवन था, अगर मैं 10 ओम्स का पीडी फाइंड कर लूं, ओके, और फिर दोनों पीडीज को ऐड कर दूं तो बैटरी की ईएमएफ आ जाएगी, सही है, तो वो मेथड भी सही है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो ये जो करंट आपने फाइंड किया है 40 ओम्स का, सही है, ये जो 40 ओम्स का करंट है 0.24 एम्पियर, यही करंट फ्लो करेगा 10 ओम्स के अंदर से। ऐसा नहीं है कि 10 ओम्स का करंट डिफरेंट होगा, सही है, जो 40 ओम्स का करंट है वही 10 ओम्स का करंट होगा। तो 10 ओम्स का करंट भी 0.24 एम्पियर होगा, तो यहां से 10 ओम्स का पीडी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 ओम्स का पीडी हम कैसे फाइंड करेंगे, वही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, उसको रीअरेंज किया, वी गेट वी इज इक्वल टू आई आर 0.24 इंटू 10, वी गेट 2.4 वोल्ट, सही है। तो ये पहले हमने 10 ओम्स का पीडी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और वंस हमने 10 ओम्स का पीडी फाइंड कर लिया, अब इन दोनों पीडीज को आप ऐड कर दें, ठीक है। सो ईएमएफ विल बी इक्वल टू, ईएमएफ विल बी इक्वल टू 2.4 प्लस 9.6 विच गिव्स अस 12 वोल्ट, ठीक है। सो ईएमएफ फाइंड करने का एक मेथड तो ये हो सकता है कि आप पहले 10 ओम्स का पीडी फाइंड करें यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, उसी को रीअरेंज किया हुआ है मैंने, सही है। आपने पहले 10 ओम्स का पीडी फाइंड किया, फिर दोनों पीडीज को आपस में ऐड कर दिया, राइट। और आप एक और काम भी कर सकते हैं, ठीक है, वो ये है कि आप टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट की वैल्यू यूज कर लें, ओके। ईएमएफ का क्या मतलब होता है, ईएमएफ इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट, ठीक है। ईएमएफ इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट, जो भी वोल्ट्स सोर्स आपको प्रोवाइड करती है, वही वोल्ट्स बाकी कंपोनेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। सो ईएमएफ इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। तो टोटल वोल्टेज के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस को यूज कर लें, ओके। सो अनदर वे टू कैलकुलेट ईएमएफ इज टू डायरेक्टली यूज V इक्वल टू आई आर, और इसके अंदर आप टोटल करंट यूज कर लें 0.24 एम्पियर, और टोटल रेजिस्टेंस यूज कर लें विच इज 50 ओम्स, ठीक है। 10 प्लस 40 ये हो जाएगा 50 ओम्स, अगेन यू विल गेट द सेम आंसर 12 वोल्ट, ठीक है। तो आपको अलग अलग मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपका माइंड ओपन करने के लिए ये बात बता रहा हूं कि मैनी टाइम्स एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, सही है, बट यू नीड टू यूज अ वैलिड मेथड, जो मेथड भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए, ऑल राइट। ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, सही है। अगेन सपोज वी हैव अ 9 वोल्ट सेल, और उसके साथ हमने 10 ओम का एक रेजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एंड राइट नाउ करंट इन दिस रेजिस्टर इज 0.9 एम्पियर, सही है। यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट, आप आई इज इक्वल टू वी ओवर आर अप्लाई कर दें, ठीक है, यू विल गेट अ करंट ऑफ 0.9 एम्पियर। तो यहाँ कैलकुलेशन मैंने शो नहीं की हुई, बट यू कैन डू इट इजली, सही है। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, अब हमने इसके साथ एक पैरेलल ब्रांच ऐड कर दी है विद द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि दोनों कंपोनेंट्स के दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, दोनों कंपोनेंट्स का सिर्फ एक एंड आपस में कनेक्टेड था। जब दो कंपोनेंट्स के दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं देन वी कॉल इट पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर जो ये दोनों रेजिस्टर्स हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है। दोनों रेजिस्टर्स का दोनों दोनों रेजिस्टर्स के दोनों एंड सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन में करंट कैसे फ्लो कर रहा है इसको देखिएगा, ठीक है, कि यहां पर जो करंट है वो दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रहे हैं,
सही है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. सो करंट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल. एट दिस पॉइंट करंट हैज टू डिफरेंट ब्रांचेस टू फ्लो. ठीक है. इस पॉइंट पर जब करंट डिवाइड होगा तो करंट इन दोनों ब्रांचेस के अंदर अलग अलग डिवाइड हो गया है. ओके. एक ब्रांच की रेजिस्टेंस है 10 ओम्स, दूसरी ब्रांच की रेजिस्टेंस है 5 ओम्स. सो यहां पर अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि दोनों ब्रांचेस का करंट एक जैसा नहीं होगा. अगर आप इन्हीं दोनों रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन कर देंगे ना, फिर दोनों रेजिस्टर्स का करंट एक जैसा होगा. बट यहां पर क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सही है, तो दोनों ब्रांचेस का करंट डिफरेंट होगा. ऑफ कोर्स जो लो रेजिस्टेंस ब्रांच है उसका करंट हायर होगा, और जो 10 ओम्स की ब्रांच है उसका करंट स्मॉलर होगा. ठीक है. सो व्हाट वी विल सी हियर कि 10 ओम्स का करंट 0.9 एम्पियर है, और 5 ओम्स का करंट कितना है, 1.8 एम्पियर. ओके. एंड इफ वी टॉक अबाउट वोल्टेज, तो दोनों रेजिस्टर सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है. ठीक है. ये जो दोनों रेजिस्टर्स हैं वो सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है. जब आप पीडी मेजर करते हैं ना, तो पीडी असल में दो पॉइंट्स के बीच में आपको मेजर करना होता है. तो दोनों रेजिस्टर्स क्योंकि सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है. ठीक है. एक सेकेंड. अच्छा, यहाँ मैं आपको अलग से शो कर देता हूँ. ठीक है. दोनों रेजिस्टर्स क्योंकि सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हैं, तो दोनों का जो पीडी होगा ना, ठीक है, वो सेम होगा. यानी 9 वोल्ट्स पीडी यहां पर भी होगा, और इसी तरह 9 वोल्ट्स पीडी यहां पर भी होगा. ओके. तो यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों ब्रांचेस का पीडी 9 वोल्ट्स है. 10 ओम्स का पीडी भी 9 वोल्ट्स है, 5 ओम्स का पीडी भी 9 वोल्ट्स है, क्योंकि दोनों ब्रांचेस सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है. ओके. हाउ एवर करंट दोनों के अंदर डिफरेंट है. सही है. करंट डिफरेंट. करंट डिफरेंट है क्यों? क्योंकि एक की रेजिस्टेंस ज्यादा है, एक की रेजिस्टेंस कम है. और अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बात करूं, तो असल में यहां पर सिचुएशन क्या हो रही है कि ऊपर वाली ब्रांच में से कम चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और नीचे वाली ब्रांच में से ज्यादा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. ओके. ये जो सेल है, इसने दोनों रेजिस्टर्स को 9 वोल्ट्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन क्योंकि 10 ओम्स की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें से कम चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. जो 5 ओम रेजिस्टेंस है इसमें से ज्यादा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. ओके. तो ऊपर वाली ब्रांच का पीडी भी 9 वोल्ट्स है, 10 ओम्स के अक्रॉस भी चार्जेस 9 वोल्ट लूज करेंगे, और 5 ओम्स के अक्रॉस भी चार्जेस 9 वोल्ट लूज करेंगे. लेकिन 5 ओम्स की क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो इसमें से ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे, और 10 ओम्स की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें से कम चार्जेस फ्लो करेंगे. इसलिए ऊपर वाली ब्रांच का करंट कम है, और नीचे वाली ब्रांच का करंट ज्यादा है. ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं है कि एनर्जी लॉस्ट इज डिफरेंट. ऊपर वाली ब्रांच के जो चार्जेस हैं वो भी 9 वोल्ट्स लूज करेंगे, और नीचे वाली जो ब्रांच है उसके चार्जेस भी 9 वोल्ट्स ही लूज करेंगे. ओके. सो दिस इज हाउ द वोल्टेज इज द सेम बट करंट इज डिफरेंट. ठीक है. अगर दोनों ब्रांचेस का रेजिस्टेंस एक जैसी होगी तब दोनों का करंट भी एक जैसा होगा. लेकिन अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो हाई रेजिस्टेंस में से लो करंट फ्लो करेगा, और लो रेजिस्टेंस में से हाई करंट फ्लो करेगा. ठीक है. हाँ. अब इसमें करंट्स को आप बिल्कुल आपस में रिलेट कर सकते हैं. ठीक है. और वो कैसे रिलेट करेंगे? एक ब्रांच का करंट है 0.9 एम्पेयर, दूसरी ब्रांच का करंट है 1.8 एम्पेयर. ओके. तो अब सेल में से कितना करंट फ्लो करेगा? सेल में से करंट फ्लो करेगा 2.7 एम्पेयर. ठीक है. क्योंकि जो सर्किट का टोटल करंट है वो असल में सेल के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो सर्किट का टोटल करंट है 2.7 एम्पेयर, बट उसमें से 1.8 एम्पेयर फ्लो कर रहा है लोअर ब्रांच में से, और 0.9 एम्पेयर फ्लो कर रहा है मिडिल वाली ब्रांच में से. ठीक है. और जो ऊपर वाली ब्रांच है, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली ब्रांच है जिसमें सेल आपने कनेक्ट किया हुआ है, इस ब्रांच में से सर्किट का टोटल करंट फ्लो कर रहा है 2.7 एम्पेयर. तो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि सर्किट का टोटल करंट है 2.7 एम्पेयर, जो इस पॉइंट पर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया. ठीक है. लाइक दिस. एक ब्रांच में 0.9 एम्पेयर, और दूसरी ब्रांच में 1.8 एम्पेयर ये करंट फ्लो कर रहा है. सही है. और इसको आप और बेटर
तरीके से यहाँ देख सकते हैं, ये 2.7 एम्पियर ये टोटल करंट था, और वो इस तरह दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। एक ब्रांच में 0.9 एम्पियर, दूसरी ब्रांच में 1.8 एम्पियर। ठीक है, इज इट क्लियर रविहा, अनस? ऑल राइट, ठीक है। ये करंट्स आप एक्चुअली खुद कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। यानी ये जो 5 ओम्स है, इसका करंट आप कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? V ओवर आर, सही है। तो यहां पर बनेगा 9/5, विच मीन्स 1.8 एम्पियर। और ये करंट आप कैसे फाइंड करेंगे? सही है, 9/10 विच मीन्स 0.9 एम्पियर। ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये रूल आपको याद रखना है कि पीडी अक्रॉस पैरेलल ब्रांचेस इज द सेम, क्योंकि पैरेलल ब्रांचेस सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होती हैं, और पीडी हम हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में मेजर कर रहे होते हैं। ओके। बट जो करंट है वो डिपेंड करेगा ब्रांच के रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर ब्रांचेस की रेजिस्टेंस इक्वल होगी तो करंट भी एक जैसा होगा, अगर रेजिस्टेंस अनइक्वल होगी तो फिर करंट भी एक जैसा नहीं होगा। सही है। जो हाई ब्रांच, जो हाई रेजिस्टेंस की ब्रांच है उसका करंट कम होगा, और जो लो रेजिस्टेंस की ब्रांच है उसमें से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है। सो ये पॉइंट्स आपको याद रखने फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेम पीडी अक्रॉस ईच ब्रांच as they are connected between same points, and current through the source is equal to sum of current through each branch। हर ब्रांच के करंट को आपस में ऐड कर देंगे तो आपको सर्किट का टोटल करंट मिल जाएगा, दैट विल फ्लो थ्रू द सोर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? अनस, रविहा? ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बेसिक डिस्कशन हो गई अबाउट वोल्टेज एंड करंट। अब जरा रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन भी देख लें। सही है। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कंबाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन आपको मिल जाएगी, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कैसे बनता है, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा अभी। अभी हम बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस करनी है, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन we can find combined resistance by using this formula, 1 over combined resistance is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 and so on। सही है। इसमें जो R1 और R2 है, these are the resistance of individual branches। R1 एक ब्रांच की रेजिस्टेंस है, फिर R2 दूसरी ब्रांच की रेजिस्टेंस है, R3 जो है वो फिर थर्ड ब्रांच की रेजिस्टेंस है। तो जितनी ब्रांचेस होंगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उतनी फ्रैक्शंस ऐड होती जाएंगी। सही है। हर ब्रांच की रेजिस्टेंस जो है वो अलग फ्रैक्शन के अंदर आपको पुट करनी होगी। सही है। सो अगर सर्किट में 3 ब्रांचेस हैं तो ये 1/R3 तक जाएगा ये फॉर्मूला। अगर सर्किट में 4 पैरेलल ब्रांचेस हैं तो ये फॉर्मूला 1/R4 तक जाएगा। हाउएवर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल बी डीलिंग विद 2 ब्रांचेस। किसी किसी केस में 3 ब्रांचेस भी हो सकती हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर आप 2 ब्रांचेस के साथ डील कर रहे होंगे। ओके। सो फॉर एग्जैक्टली 2 पैरेलल ब्रांचेस, a much simple formula is this one। ठीक है, which is प्रोडक्ट ओवर सम। अगर 2 पैरेलल ब्रांचेस हैं तो उनके लिए रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला ऐसे बनेगा। ठीक है। इसी फॉर्मूले को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है, राइट साइड पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली यू विल गेट दिस रिजल्ट। सो फॉर एग्जैक्टली 2 ब्रांचेस इट इज easier to use this formula, क्योंकि इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत इजी है। दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली प्रोडक्ट ओवर सम। सही है। लेकिन ये फॉर्मूला आप 3 या 4 ब्रांचेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 3 या 4 ब्रांचेस हैं, यानी इफ यू हैव मोर देन 2 ब्रांचेस, तो फिर आप रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला ही अप्लाई कीजिएगा। सही है। लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्टली 2 ब्रांचेस हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला प्रोडक्ट ओवर सम। ठीक है। अब देखिए इसको अप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, लुक एट दिस क्वेश्चन।
A cell is connected to a parallel combination of 2 ohms and 4 ohms. Sorry. And current in the 4 ohm resistor is given 1 ampere. ठीक है, तो सारी चीजें आपको सर्किट डायग्राम में भी गिवन है, स्टेटमेंट में भी गिवन है. व्हाट इज द करंट इन द सेल, आपको बताना है कि सेल के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा होगा. राइट. अब अगेन इसका आंसर फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. ओके. एक मेथड तो ये है कि आपको 4 ओम्स का करंट पता है. ठीक है. अगर आप 2 ओम्स का करंट भी फाइंड कर लें और दोनों ब्रांचेस के करंट को ऐड कर दें तो आपको सेल का करंट मिल जाएगा. ओके. तो अब यूजिंग द आइडियाज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, अगर 4 ओम्स का करंट 1 एम्पियर है तो 2 ओम्स का करंट कितना होना चाहिए? हाउ मच करंट शुड फ्लो फ्रॉम 2 ओम्स रेजिस्टर? जी चैट में बताइए मुझे एवरीबॉडी, व्हाट डू यू थिंक? इफ करंट इन 4 ओम्स इज 1 एम्पियर तो 2 ओम्स का करंट कितना होना चाहिए? जी अतीबा, क्या लगता है आपको? अगर 4 ओम्स का करंट 1 एम्पियर है तो 2 ओम्स का करंट कितना होना चाहिए? ठीक है. सो 2 ओम्स का जो करंट होगा दैट विल बी 2 ओम्स का जो करंट होगा दैट विल बी 2 एम्पियर्स. ठीक है. वाई? क्योंकि अगर आप दोनों ब्रांचेस को कंपेयर करें, सही है, तो 4 ओम्स की जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम्स के डबल है. राइट. तो जब आपने 4 ओम से रेजिस्टेंस को 2 ओम्स कर दिया, यानी आपने रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंस को हाफ करने का क्या मतलब है कि करंट डबल हो जाएगा. सही है. क्योंकि दोनों पैरेलल ब्रांचेस है ना, दोनों का पीडी एक जैसा है. जब पीडी एक जैसा है तो आर और आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए. ठीक है. फॉर सेम पीडी आर एंड आई दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर 4 ओम्स का करंट 1 एम्पेयर है तो 2 ओम्स का जो करंट होगा वो डबल होगा, इट विल बी 2 एम्पेयर्स. राइट. अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन भी हो सकती है. आप पहले 4 ओम्स का पीडी फाइंड करें. ठीक है. वी कैन फाइंड द पीडी ऑफ 4 ओम्स यूजिंग V इज इक्वल टू आई आर. सही है. 4 ओम्स का करंट है 1 एम्पेयर, रेजिस्टेंस है 4 ओम्स. ये कितना हो गया? 4 वोल्ट. अब ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 4 ओम्स का पीडी अगर 4 वोल्ट है तो 2 ओम्स का पीडी भी कितना होगा? 4 वोल्ट होगा. अब आप 2 ओम्स का करंट फाइंड आउट कर लें यूजिंग I इज इक्वल टू V ओवर R. सही है. तो ये भी कितना आ गया? 2 एम्पेयर आ गया. सही है. तो आप अगर वोल्टेज कैलकुलेट करके करंट फाइंड करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, 2 एम्पेयर्स. और आप वोल्टेज ना भी कैलकुलेट करें तब भी आप रेजिस्टेंस को कंपेयर करके करंट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. ऊपर वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस हाफ है तो करंट डबल हो जाएगा. जो 4 ओम्स वाली ब्रांच है उसमें करंट डबल है तो करंट हाफ है, 1 एम्पेयर. ठीक है. ये दोनों ब्रांचेस का करंट समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट किया है? आप वोल्टेज की कैलकुलेशन से कर लें तो भी कोई इशू नहीं है. ठीक है. अतीबा, रवीहा, इज इट क्लियर? सही है. अब जब आपको दोनों ब्रांचेस का करंट पता चल गया, अब आप दोनों ब्रांचेस के करंट को ऐड कर लें. 2 ओम्स का करंट 2 एम्पेयर है, 1 एम्पेयर 4 ओम्स का करंट है, दोनों का आप ऐड कर लें. तो दैट मीन्स सेल का करंट कितना हो जाएगा? 3 एम्पेयर्स. एंड दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. अच्छा, इसी तरह ये क्वेश्चन देख लें. इसमें आपको सिंपली कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करनी है. सही है. तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि यू हैव 2 ब्रांचेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसमें आप डायरेक्ट प्रोडक्ट ओवर सम अप्लाई कर दें. ठीक है. प्रोडक्ट ओवर सम. इसमें आपको रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो व्हाट यू गेट 12/7 and you will get 1.7 ohms. Okay, which is option C. And here you can find something interesting. आपने दो रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज किया है. ठीक है. एंड लुक एट द कंबाइंड रेजिस्टेंस. कंबाइंड रेजिस्टेंस इज 1.7 ohms.
सो दैट मीन्स कि जब आपने दोनों रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज किया तो आपकी ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ने के बजाय कम हो गई। अगर आप इन्हीं दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करें तो रेजिस्टेंस क्या बनेगी, 3 ओम्स प्लस 4 ओम्स। यहां पर कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या बनेगी, 7 ओम्स। तो जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपकी कंबाइंड रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, इट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। लेकिन जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी इट विल बी स्मॉलर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों ब्रांचेस में एक रेजिस्टर था 3 ओम्स का, दूसरा रेजिस्टर था 4 ओम्स का, लेकिन जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रही है वो 3 ओम से भी स्मॉलर आ रही है, 1.7 ओम्स। ओके, तो दिस इज जस्ट एन एडिशनल पॉइंट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जितनी पैरेलल ब्रांचेस आप ऐड करते जाते हैं ना कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल ब्रांचेस ऐड करने से रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है, बल्कि रेजिस्टेंस की वैल्यू और डिक्रीज होती रहती है। अगर मैं एक और थर्ड ब्रांच इसके अंदर ऐड कर दूं, ठीक है, सपोज मैंने एक और ब्रांच इसमें ऐड कर दी विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स, तो अब जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी वो 1.7 ओम्स नहीं होगी, वो 1.7 ओम से और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चाहे तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 1/RC इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/10। ये अप्लाई करके कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपका आंसर 1.7 ओम से भी और स्मॉलर आएगा। ओके, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जितने रेजिस्टर्स ऐड करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ओके, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितनी ब्रांचेस आप ऐड करते जाएंगे उतनी कंबाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर अब ये क्वेश्चन देख लें। ठीक है, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स्ड है। ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों मिक्स्ड है। अब इसमें कैलकुलेशन जरा केयरफुली करनी होगी आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, और फिर फाइंड करना है पीडी अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर। तो पहले रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट देख लेते हैं। अब आपको ये जहन में रखना है कि तीनों को आप सेम फॉर्मूले से ऐड नहीं कर सकते, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में और ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, सो इसको आप स्टेप वाइज करेंगे। पहले इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से ऐड करेंगे तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 ओम्स। ठीक है, अब ये 12 ओम्स और 6 ओम्स ये दोनों अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 12 और 6 ओम्स इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ओके, यानी आप 12 ओम्स और 6 ओम्स दोनों के ऊपर प्रोडक्ट ओवर सम अप्लाई कर दें। ठीक है, सो यू विल गेट हाउ मच, यू विल गेट 4 ओम्स। ठीक है, सो इसमें सीरीज और पैरेलल तीनों, सीरीज और पैरेलल दोनों का फॉर्मूला अप्लाई होगा सेपरेटली। आप ये नहीं कर सकते तीनों को सीरीज से ऐड कर दें 8 + 4 + 6, ये नहीं कर सकते। ना तीनों को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन से ऐड कर सकते हैं कि 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/6, वो भी गलत है। 8 और 4 ये दोनों सीरीज के फॉर्मूले से ऐड होंगे, और फिर जो आंसर आएगा 12 ओम्स, सही है, वो 12 ओम्स 6 ओम्स के साथ पैरेलल के फॉर्मूले से ऐड होगा, यानी प्रोडक्ट ओवर सम। ठीक है, ये कैलकुलेशन क्लियर है, अनस, अतीबा, रवीहा? ओके, और फिर देन इन द नेक्स्ट पार्ट हमें 8 ओम्स का पीडी फाइंड आउट करना है। ओके, अब 8 ओम्स का पीडी फाइंड करने के लिए आपको ख्याल रखना है कि देखें, हम कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग द फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। ओके, तो हमें क्या करना होगा, हमें 8 ओम्स का करंट पता होना चाहिए, सही है, और हम 8 ओम्स की रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले के अंदर यूज करेंगे। तो ये 24 वोल्ट आंसर नहीं होगा आपका, पहले तो ये ध्यान में रखें, 24 वोल्ट दिस इज ईएमएफ ऑफ द सर्किट, सही है। तो 6 ओम्स का पीडी तो 24 वोल्ट होगा।
ओके, 6 ओम्स का जो पीडी है ये तो 24 वोल्ट होगा, क्योंकि 6 ओम्स डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ, सप्लाई के टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड है। तो 6 ओम्स का पीडी तो 24 वोल्ट होगा, लेकिन ये जो 8 ओम्स है इसका पीडी 24 वोल्ट नहीं होगा। इंस्टेड व्हाट्स गोइंग टू हैपन, जिस तरह लोअर ब्रांच का पीडी 6 ओम्स है, इसी तरह ऊपर वाली ब्रांच का पीडी भी 24 वोल्ट होगा। और ये जो 24 वोल्ट है ये इन दोनों के अंदर डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों ब्रांचेस का पीडी तो 24 वोल्ट होगा, लेकिन 8 ओम्स का पीडी 24 वोल्ट नहीं होगा। 8 ओम्स का पीडी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 24 वोल्ट है ये असल में 8 वोल्ट और 8 ओम्स और 4 ओम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब ये फाइंड करने के लिए यू नीड टू डू सम कैलकुलेशंस। सही है, इसका तरीका क्या हो सकता है, अगेन देयर आर सेवरल मेथड्स टू डू दैट। एक सिंपल मेथड ये हो सकता है कि पहले आप ऊपर वाली ब्रांच का करंट फाइंड आउट करें, ठीक है, और फिर उस करंट से 8 ओम्स का पीडी फाइंड आउट कर लें। राइट, सो जो 8 ओम्स वाली ब्रांच है, इस पूरी ब्रांच का पीडी है 24 वोल्ट, और इस ब्रांच की रेजिस्टेंस है 12 ओम्स। तो पहले आप 8 ओम्स वाली ब्रांच का करंट फाइंड करें। इस ब्रांच का करंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 को डिवाइड कर देंगे 12 ओम से। सही है, सो वी विल गेट 2 एम्पियर्स। सो दैट मीन्स कि जो ऊपर वाली ब्रांच है इसका करंट है 2 एम्पियर्स। ओके, करंट की डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस नहीं दिया हुआ ना आपको। आप लेफ्ट टू राइट भी ले सकते हैं करंट, राइट टू लेफ्ट भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ओके, तो असल चीज ये कि आपको ऊपर वाली ब्रांच का करंट मिल गया 2 एम्पियर। अब ये जो 2 एम्पियर करंट है ये ऊपर वाली ब्रांच का करंट है, तो यही करंट 8 ओम्स के अंदर से भी फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब आप 8 ओम्स का करंट यहां पर पुट कर दें और रेजिस्टेंस 8 ओम्स पुट कर दें, यू विल गेट 16 वोल्ट्स। ओके, तो ऊपर वाली ब्रांच, पूरी ब्रांच का पीडी तो 24 वोल्ट्स है, लेकिन 24 वोल्ट्स में से 8 ओम्स का पीडी कितना है, 16 वोल्ट्स। ठीक है, तो 16 वोल्ट्स 8 ओम्स का पीडी है जो आपको फाइंड करना था। और अगर आपको 4 ओम्स का पीडी फाइंड करना है तो वो जाहिर है वो 8 वोल्ट्स हो जाएगा, 24 में से 16 आप माइनस कर देंगे। ठीक है, बट दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट पीडी अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर। ओके, रविहा, अनस, इज इट क्लियर? ठीक है, सो अब एक और क्वेश्चन देख लें, ये भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जरा डिजाइन डिफरेंट है सर्किट का। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लुक एट द सर्किट, ये सर्किट है और फिर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। सो द सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टर्स एंड 3 आइडेंटिकल 1.5 वोल्ट सेल्स। ठीक, तो ये 3 सेल्स हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। फर्स्ट वी नीड टू स्टेट द टोटल ईएमएफ ऑफ द 3 सेल्स इन सीरीज। ठीक है, अब हमने ये टॉपिक अभी कवर नहीं किया है क्योंकि जाहिर है हमारे पास लिमिटेड टाइम था, बट अभी जस्ट मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप सेल्स को ज्वाइन करते हैं तो सबकी ईएमएफ आपस में ऐड हो जाती है। ओके, सो बिकॉज वी हैव 3 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो जो टोटल ईएमएफ होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 3 × 1.5, एंड दैट मीन्स 4.5 वोल्ट्स। ठीक है, तो यानी सर्किट की जो टोटल ईएमएफ है वो 4.5 वोल्ट्स है। ओके, इसी तरह आपने इसको ट्रीट करना है। नाउ वी नीड टू डू सम मोर कैलकुलेशंस। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अभी हमने सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, पूरे सर्किट की बात नहीं हो रही। सो ये जो 60 और 30 ओम्स है इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन से जब हम आपस में ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स दीज आर जस्ट 2 ब्रांचेस, तो हम प्रोडक्ट ओवर सम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ओवर सम, और इसमें फिर हम क्या करेंगे, वी विल गेट 20 ओम्स। सही है, ये हमारे पास हो जाएगा 20 ओम्स। सो B1 का आंसर हो गया यानी 20 ओम्स। ओके, देन वी नीड टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट।
अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों को ऑलरेडी आपने कंबाइन कर लिया है, 60 ओम्स और 30 ओम, सही है। इन दोनों का इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी आई थी? 20 ओम्स आई थी। ओके, तो अब ये जो 20 ओम्स है और ये जो 55 ओम्स है, ये दोनों अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ठीक है, 60 और 30 को तो ऑलरेडी आपने कंबाइन कर दिया है, यू गेट 20 ओम्स। अब ये 20 ओम्स और 55 ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन से ऐड होंगे। ठीक है, यस, सो यू विल गेट 75 ओम्स। 20 प्लस 55 वी गेट 75 ओम्स, सही है। तो अगेन यहां पर आपने ख्याल रखना है कि तीनों को आप एक साथ सीरीज या पैरेलल के फॉर्मूले से ऐड नहीं कर सकते। 60 और 30 पे पैरेलल का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको 55 के साथ आपने सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से ऐड करना है, सही है। और फिर लास्ट पार्ट में क्या करना है हमें? वी नीड टू फाइंड करंट इन द 55 ओम रेजिस्टर। ओके, अब इसमें ख्याल रखना है एक दो चीजों का। आपको करंट फाइंड करना है 55 ओम्स का। ओके, अब देखें, ये हमें पता है कि ईएमएफ है 4.5 वोल्ट्स, राइट। और करंट हमें फाइंड करना है थ्रू 55 ओम रेजिस्टर। सो दिस इज हाउ द करंट विल फ्लो। ठीक है, अब मैं, देर इज अ रीजन, किसी वजह से मैं करंट का फ्लो ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, सो अब ये जो फ्लो ऑफ करंट है, ठीक है, इस फ्लो ऑफ करंट के अंदर आपको 55 ओम्स का करंट फाइंड आउट करना है। ओके, अब 55 ओम्स का जो करंट है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें, वैसे जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से अगर हम करंट फाइंड करते हैं तो दैट इज आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। अब यहां पर इशू ये है कि 55 ओम्स के साथ आप 4.5 वोल्ट ये वैल्यू यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सॉल्व इट लाइक दिस इज इनकरेक्ट, सही है। क्योंकि जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में तीनों वैल्यूज आपस में लिंक्ड होती हैं। जो रेजिस्टेंस आप यूज कर रहे हैं उसी का पीडी आप पुट करेंगे फॉर्मूले में, और उसी का करंट आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कर सकता कि 55 ओम्स का करंट फाइंड करने के लिए मैं 60 ओम्स का पीडी पुट कर दूं, ठीक है, या मैं सर्किट का टोटल वोल्टेज पुट कर दूं, बिकॉज आई नो कि टोटल वोल्टेज तो 4.5 वोल्ट है, लेकिन 55 ओम्स का पीडी 4.5 वोल्ट थोड़ी होगा। 55 ओम्स का जो पीडी होगा वो 4.5 से कम होगा। ओके, तो अब यहां पर, जी जी मैं बता रहा हूं। अब यहां पर आप या तो ये काम करें कि पहले 55 ओम्स का पीडी फाइंड करें, ठीक है। आप ये बोलें कि भाई 55 ओम्स का पीडी 4.5 वोल्ट तो नहीं है, तो या तो पहले 55 ओम्स का पीडी फाइंड आउट करें, बट दैट इज मच मोर डिफिकल्ट। तो इसमें इजी मेथड ये है कि आप टोटल करंट फाइंड आउट कर लें। व्हाई? बिकॉज इफ यू लुक एट द फ्लो ऑफ करंट, आपको नजर आ रहा है कि जो सर्किट का टोटल करंट है ना वो 55 ओम्स में से फ्लो कर रहा है, सही है। उसके बाद वो करंट दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। ओके, तो 60 ओम्स और 30 ओम्स का करंट तो डिफरेंट होगा, लेकिन जो 55 ओम्स का करंट है वो टोटल करंट के इक्वल होगा। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम करंट फाइंड करेंगे विच इज टोटल करंट ऑफ द सर्किट, और वही करंट 55 ओम्स के करंट के इक्वल होगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू फाइंड दिस करंट यूजिंग टोटल वोल्टेज एंड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज के साथ आप टोटल रेजिस्टेंस यूज करेंगे, एंड यू विल गेट हाउ मच? 0.06 एम्पेयर्स, ठीक है। सो ये टोटल करंट है, और यही करंट असल में 55 ओम्स के थ्रू भी फ्लो कर रहा होगा। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। देन इन पार्ट सी, द करंट्स इन ऑल द थ्री रेजिस्टर्स आर डिफरेंट। आपको क्या फाइंड करना है? स्टेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इन विच द करंट इज लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट।
आपको बता रहा है कि इन तीनों रेजिस्टर्स में से किस रेजिस्टर का करंट लार्जेस्ट होगा और किसका करंट स्मॉलेस्ट होगा। ओके, तो पहले तो आप खुद केयरफुली देखें सर्किट को, और करंट का जो फ्लो है ना उसको देखिएगा लाजमी। ठीक है, करंट के फ्लो को देखकर बताएं मुझे चैट के अंदर कि लार्जेस्ट करंट किस रजिस्टर में होगा, स्मॉलेस्ट करंट किस रजिस्टर में होगा। पहले अपनी थिंकिंग अप्लाई करके मुझे बताएं, फिर मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है, सो आपके आंसर्स ऑलमोस्ट करेक्ट हैं। ठीक है, जो लार्जेस्ट करंट है इट विल बी थ्रू 55 ओम्स। ओके, और ये चीज आपको फ्लो ऑफ करंट की बेस पर नजर आ रही है, आपको नजर आ रहा है कि जो टोटल करंट है इट विल फ्लो थ्रू 55 ओम्स रजिस्टर, और फिर वो करंट इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड होगा। ओके, सो क्योंकि सर्किट का टोटल करंट 55 ओम्स में से फ्लो कर रहा है, तो लार्जेस्ट करंट विल फ्लो थ्रू 55 ओम्स रजिस्टर। ठीक है, और फिर उसके बाद ये करंट दो ब्रांचेस में डिवाइड होगा। अब ये दोनों ब्रांचेस इक्वल नहीं है। ठीक है, एक ब्रांच की रेजिस्टेंस है 30 ओम्स, दूसरे की रेजिस्टेंस है 60 ओम्स। सो दैट्स वाई जो 60 ओम्स है इसमें से लोअर लो करंट फ्लो करेगा, 30 ओम्स में से करंट हायर फ्लो करेगा। यानी जो 0.06 एम्पेयर है ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा दोनों रेजिस्टर्स में से। सही है, और बाय द वे इसको कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं, मैं वैसे ही बता देता हूँ। 0.06 एम्पियर्स में से 0.02 एम्पियर्स फ्लो करेगा 30 ओम्स में से, सॉरी, 0.02 एम्पियर्स फ्लो करेगा 60 ओम्स में से, और 0.04 एम्पियर्स ये फ्लो करेगा 30 ओम्स में से। ठीक है, इस तरह 1:2 के रेशो से करंट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का भी यही रेशो बन रहा है ना, 2:1। तो करंट के अंदर भी इसी तरह 1:2 का रेशो बन जाएगा। ओके, बट इवन विदाउट डूइंग दिस कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह कि आपने सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यूज को नहीं देखना, आपने सर्किट के डिजाइन को भी देखना है। ओके, अदरवाइज आपके जहन में ये बात आ सकती है कि भाई जो लार्जेस्ट करंट है, अगर आपने कॉम्बिनेशन को नहीं देखा, अगर आपने डिजाइन को नहीं देखा, आपने अगर सिर्फ रजिस्टर की वैल्यूज को देखा, तो आप बोलेंगे कि भाई 30 ओम्स इज द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, तो इसका करंट लार्जेस्ट होना चाहिए, विच इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू को नहीं देखना, आपने सर्किट के डिजाइन को भी देखना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ द सर्किट, द टोटल करंट विल फ्लो थ्रू 55 ओम रेजिस्टर, तो उसका करंट जो है वो लार्जेस्ट होगा। फिर वो करंट दो ब्रांचेस में डिवाइड होगा, और क्योंकि दोनों ब्रांचेस अनइक्वल हैं, तो जो हाई रेजिस्टेंस की ब्रांच है 60 ओम्स, उसका करंट स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द ब्रांच ऑफ 30 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो दैट मीन्स के 60 ओम का रेजिस्टर का जो करंट होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, और 55 ओम्स का जो करंट है वो लार्जेस्ट होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? रवीहा, अतीबा, ऑल राइट। ठीक है, सो ऑल दो वैसे तो मैंने और टॉपिक्स भी प्लान किए हुए थे, बट जाहिर है कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर हमें करना होता है। तो ऑलरेडी क्योंकि ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो जो आगे वाले टॉपिक्स हैं वो फिर मैं अभी कवर नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि एटलीस्ट हमने जो बेसिक्स थी, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट, ठीक है, इनके डेफिनेशंस, इनके कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने बात कर ली, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने अच्छे तरीके से इसकी डिफरेंट वैरायटीज को डिस्कस कर लिया। ओके, तो इंशाल्लाह बाकी जो टॉपिक्स हैं वो ऑफ कोर्स रेगुलर क्लासेस के अंदर हम कवर करेंगे, या मे बी किसी और मास्टर क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव नाउ। अल्लाह हाफिज़।